दोस्तों, मैं पिछले 25 साल से ट्रक चला रहा हूँ। इस देश का शायद ही कोई हाईवे बचा होगा जहां मेरा ट्रक न गया हो। मैंने लूट देखी है, भयानक एक्सीडेंट देखे हैं, सड़क पर लोगों को मरते हुए भी देखा है। लेकिन 17 नवंबर 2023 की रात मेरे ट्रक के ओडोमीटर ने जो दिखाना शुरू किया, उसके बाद मैंने जिंदगी में कभी उस रास्ते पर ट्रक नहीं चलाया। आज पहली बार मैं आपको अपनी आप बीती बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त ओम और आप सुन रहे हैं भूतकाल। आज की कहानी मेरी कल्पना से नहीं बनी। कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात एक ट्रक ड्राइवर से हुई थी। लंबी बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी की एक ऐसी घटना मुझे सुनाई जिसे उन्होंने आज तक अपने परिवार के अलावा किसी और को नहीं बताया। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी, अगर कभी मेरी कहानी लोगों तक पहुंचाना तो उसे अपनी तरफ से मत बदलना, जैसे मैंने सुनाई है वैसे ही सुनाना। तो दोस्तों, आज मैं नहीं बल्कि वही ट्रक ड्राइवर अपनी जुबानी अपनी आप बीती सुनाने जा रहा है। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट बंद कर दीजिए और शुरू करते हैं एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती कहानी। मेरा नाम रघुवीर चौहान है, उम्र 45 साल, 25 साल से ट्रक चला रहा हूँ। मेरे लिए ट्रक सिर्फ रोजगार नहीं, घर है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा ड्राइवर सीट पर बैठकर ही गुजार दिया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जम्मू, कच्छ, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां मेरा ट्रक न गया हो। हाईवे की हर आवाज, हर ढाबा, हर टोल मुझे पहचानता है। इसीलिए जब लोग कहते थे कि रात के हाईवे पर अजीब चीजें दिखाई देती हैं, तो मैं हंस देता था। मैं कहता था, भूत नहीं होते, थकान होती है। लेकिन उस रात मुझे समझ आ गया कि हर चीज का जवाब थकान नहीं होती। 17 नवंबर 2023 शाम के करीब 6 बजे मैं जयपुर के बाहर एक वेयर हाउस से इलेक्ट्रिकल मशीनरी लेकर पंजाब के लिए निकला था। लॉट भारी था, लेकिन मौसम साफ था। मैंने सोचा सुबह तक आधा रास्ता आराम से निकल जाएगा। मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं था। उस ट्रिप पर मैं अकेला था। मुझे अकेले सफर करने की आदत थी। रात गहराने लगी, सड़क खाली होने लगी। ट्रक अपनी लय में दौड़ रहा था। एफएम रेडियो कभी चलता, कभी सिग्नल गायब हो जाता। करीब 10 बजे मैं एक पुराने ढाबे पर रुका, चाय पी, टायर देखे, ब्रेक चेक किए। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। ढाबे वाले ने जाते जाते बस एक अजीब बात कही। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई साहब, आगे वाले पुराने बाईपास से जाओगे या नया एक्सप्रेसवे पकड़ोगे? मैंने कहा, पुराने वाले से वही छोटा पड़ता है। उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। वह कुछ सेकंड मुझे देखता रहा, फिर बोला, अगर नींद आए तो गाड़ी रोक देना, उस रास्ते पर जबरदस्ती मत चलाना। मैं हंस पड़ा। ऐसी बातें मैंने सैकड़ों बार सुनी थी। मैंने चाय का आखिरी घूंट पिया और ट्रक फिर सड़क पर दौड़ पड़ा। मुझे नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में मैं अपनी जिंदगी की सबसे अजीब चीज देखने वाला था। इंजन की भारी आवाज रात की खामोशी को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। ढाबा पीछे छूट चुका था। सामने सिर्फ लंबी काली सड़क और दोनों तरफ फैला सन्नाटा। करीब आधा घंटा बीत गया। सड़क पर मुश्किल से कोई गाड़ी दिख रही थी। अचानक मेरे ट्रक के सामने से एक लोमड़ी सड़क पार करके जंगल में गायब हो गई। मैं मुस्कुराया। हाईवे पर ऐसे नजारे आम बात होते हैं। मैंने पानी की बोतल उठाई, एक घूंट पिया और आदतन नजर डैशबोर्ड पर चली गई। डीजल ठीक, एयर प्रेशर ठीक, इंजन का तापमान बिल्कुल सामान्य। लेकिन एक चीज ने मेरा ध्यान खींच लिया। ऑडोमीटर, जो कुछ मिनट पहले तक सामान्य चल रहा था, उसकी स्क्रीन हल्की सी टिमटिमा रही थी। मैंने सोचा शायद वायरिंग ढीली होगी। पुराना ट्रक था, ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती थीं। 2-3 सेकंड बाद स्क्रीन फिर सामान्य हो गई। मैंने बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन लगभग 15 मिनट बाद वह दोबारा टिमटिमाई, इस बार ज्यादा देर तक। ऐसा लगा जैसे स्क्रीन पर लिखे अंक बदलना चाहते हो, लेकिन बदल नहीं पा रहे। मैंने ट्रक की स्पीड कम की, एक बार फिर डैशबोर्ड पर हाथ मारा, स्क्रीन सामान्य हो गई। मैंने खुद से कहा, सुबह सर्विस सेंटर दिखा दूंगा। रात के लगभग 12 बज चुके थे। हवा अब पहले से ठंडी हो गई थी। मैंने खिड़की थोड़ा ऊपर कर ली। कुछ दूर आगे एक पुराना माइलस्टोन दिखाई दिया। उस पर जगह का नाम तो साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके ऊपर लाल रंग से किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा था। मैं पढ़ नहीं पाया। ट्रक तेजी से निकल गया, पर जाने क्यों उसे पार करते ही मेरी गर्दन के पीछे अचानक ठंडी सी सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से धीरे से मेरी सीट को छुआ हो। मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे लोड के अलावा कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया, रघुवीर, तू भी अब ढाबे वालों की बातें सोचने लगा। मैं हल्का सा हंसा।
और फिर सड़क पर ध्यान देने लगा। लेकिन उसके ठीक 5 मिनट बाद ट्रक के केबिन में बीप एक छोटी सी आवाज हुई। मैंने तुरंत डैशबोर्ड की तरफ देखा। इस बार ऑडोमीटर बदल चुका था। जहां किलोमीटर होने चाहिए थे वहां सिर्फ 3 अंक चमक रहे थे। 127। मैं चौंक गया। मैंने दोबारा देखा, फिर आंखें मलकर देखा, फिर ट्रिप मीटर का बटन दबाया। कुछ नहीं बदला, अब भी 127। ये क्या बकवास है, मैं बुदबुदाया। उसी समय करीब 200 मीटर आगे मुझे सड़क के बीचों बीच कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। हेडलाइट की रोशनी आगे पड़ी और मेरा दिल एक पल के लिए थम गया। सड़क पर एक बाइक पूरी तरह टूटी हुई पड़ी थी। उससे कुछ दूरी पर एक आदमी औंधे मुंह पड़ा था। उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। मैं तुरंत नीचे उतरा, दौड़कर उसके पास पहुंचा, नब्ज देखने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। आसपास कोई दूसरा नहीं था, न कोई गाड़ी, न कोई आवाज। मैंने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया, लोकेशन भेजी और वहीं खड़ा इंतजार करने लगा। करीब 20 मिनट बाद पुलिस पहुंची। उन्होंने मुझसे पूछताछ की। मैंने साफ साफ बता दिया कि जब मैं पहुंचा तब तक हादसा हो चुका था। सारा काम खत्म होते होते करीब 1 घंटा निकल गया। मैं वापस ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और आदतन मेरी नजर फिर उसी ऑडोमीटर पर गई। मैं जम गया। अब वहां 126 लिखा था। मैं कुछ सेकंड तक बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अगर ये किलोमीटर नहीं गिन रहा तो फिर ये गिन क्या रहा है? मैं कई मिनट तक उसी स्क्रीन को देखता रहा। 126 अभी कुछ देर पहले 127 था और उस आदमी की मौत के बाद 126। मैंने खुद को समझाया, रघुवीर तू ज्यादा सोच रहा है। शायद जब मैंने ट्रिप मीटर का बटन दबाया होगा कोई सेटिंग बदल गई होगी या ऑडोमीटर खराब हो गया होगा। मैंने फिर से बटन दबाया, 1 बार, 2 बार, 10 बार, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक ही संख्या थी, 126। उस रात पहली बार मुझे अपने ही ट्रक में अजनबीपन महसूस हुआ। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक आगे बढ़ा दिया। करीब 1.5 घंटे बाद रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। नींद से बचने के लिए मैंने FM ऑन किया, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ खरखराहट थी। अचानक उस शोर के बीच एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई दूर से बोल रहा हो। रुक मत। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। पूरे केबिन में फिर सन्नाटा फैल गया। मैंने खुद से कहा, बस अब सुबह तक बिना रुके निकलना है। करीब 10 मिनट बाद सामने एक टोल प्लाजा दिखाई दिया। वहां सिर्फ एक लेन खुली थी। मैंने फास्टैग लेन में ट्रक डाल दिया। टोल कर्मचारी ने टिकट चेक किया और अचानक मेरी तरफ देखकर बोला, भाई साहब आप ठीक तो हो? मैंने कहा, हाँ क्यों? वो बोला, आपका चेहरा बहुत घबराया हुआ लग रहा है। मैं हल्का सा मुस्कुराया, बस नींद कम हुई है। उसने टिकट वापस किया, लेकिन जाते जाते एक बात कही, अगर आगे पुराने किलोमीटर 214 वाले मोड़ से निकल रहे हो तो संभल कर जाना। मैंने पूछा, क्यों? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, पता नहीं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसी इलाके में अजीब अजीब एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैंने सिर हिलाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। अब तक मैं 3 अलग अलग लोगों से उस रास्ते के बारे में 3 अलग बातें सुन चुका था, ढाबे वाला, टोल वाला और वो अजीब रेडियो की आवाज। लेकिन मैं अब भी खुद को यही समझा रहा था कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक है। करीब 3 बजे मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। चार्जर लगाया, लेकिन चार्जिंग शुरू ही नहीं हुई। मैंने दूसरा केबल लगाया, फिर भी नहीं। कमाल है, मैं बड़बड़ाया। उसी समय मेरी नजर फिर ऑडोमीटर पर गई, 126, वही संख्या, जैसे मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी कम की। सड़क अब जंगल वाले हिस्से में पहुंच चुकी थी। दोनों तरफ ऊंचे पेड़, बीच में सीधी सड़क और ऊपर आधा छिपा हुआ चांद। तभी सड़क के किनारे मुझे एक ट्रक खड़ा दिखाई दिया। उसकी हेडलाइट बंद थी, हैजर्ड लाइट भी नहीं जल रही थी। मैंने सोचा शायद ड्राइवर सो रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं उसके बराबर पहुंचा, मेरी नजर उसके केबिन पर गई। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, फिर भी उस ट्रक का इंजन धीरे धीरे चल रहा था। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले मेरे अपने ट्रक के डैशबोर्ड से बीप की आवाज आई। मैंने तुरंत नीचे देखा, दिल जोर से धड़कने लगा। ऑडोमीटर अब भी 126 नहीं था, वो बदल चुका था, 125। लेकिन इस बार मैंने अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं देखा था। मैंने घबराकर ब्रेक लगाया और उसी पल सामने से एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और कई बार पलटती चली गई। मैं सिर्फ पत्थर की तरह बैठा रह गया। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उस रात पहली बार
मेरे मन में एक ख्याल आया, क्या ये मीटर पहले से जानता है कि कौन मरने वाला है? रात के 3 बज चुके थे। बस का हादसा मेरी आंखों के सामने हुआ था। मैंने तुरंत ट्रक सड़क के किनारे लगाया और भागकर बस की तरफ दौड़ा। चीख पुकार मची हुई थी। कुछ लोग शीशे तोड़कर बाहर निकल रहे थे। मैंने भी 2 लोगों को बाहर निकालने में मदद की। करीब आधे घंटे बाद पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच गई। मैं वापस अपने ट्रक में आकर बैठ गया। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने एक लंबी सांस ली और पहली बार अपने ट्रक के डैशबोर्ड को ध्यान से देखने लगा। तभी मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो पिछले कई सालों में कभी नहीं हुई थी। ऑडोमीटर के ठीक नीचे एक बहुत हल्की सी लाइन उभर रही थी, जैसे कोई पुराना एलसीडी स्क्रीन धीरे धीरे जाग रहा हो। कुछ सेकंड बाद उस पर सिर्फ एक शब्द दिखाई दिया, बाय। मैं चौंक गया। ये क्या है? मैंने स्क्रीन पर हाथ फेरा। शब्द गायब हो गया। मैंने सोचा शायद आंखों का भ्रम है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। करीब 5 किलोमीटर बाद हाईवे 2 हिस्सों में बंट गया। दाईं तरफ नया एक्सप्रेसवे और बाईं तरफ पुराना पहाड़ी बाईपास। जीपीएस साफ साफ दाईं तरफ जाने को कह रहा था। उसी समय डैशबोर्ड पर फिर वही हल्की सी रोशनी जली। इस बार सिर्फ एक शब्द, बाय। मैं कुछ पल तक स्टीयरिंग पकड़े बैठा रहा। अगर मैं जीपीएस मानूं तो दाईं तरफ जाना चाहिए, अगर इस अजीब स्क्रीन की बात मानूं तो बाईं तरफ। मेरे अंदर 2 आवाजें लड़ रही थीं। आखिरकार न जाने क्यों मैंने स्टीयरिंग बाईं तरफ मोड़ दिया। जैसे ही ट्रक पुराने बाईपास पर चढ़ा, डैशबोर्ड की स्क्रीन फिर सामान्य हो गई और पहली बार ऑडोमीटर के नीचे एक नई लाइन दिखाई दी। पहला रास्ता सही चुना गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। अब मुझे समझ आ चुका था, ये सिर्फ कोई खराब मीटर नहीं था, कोई या कुछ मुझसे बात कर रहा था। और सबसे डरावनी बात, उसने मुझे अभी अभी एक फैसला लेने पर मजबूर किया था। मैंने ब्रेक पर रखा अपना पैर धीरे धीरे हटाया। मेरी नजर बार बार उसी स्क्रीन पर जा रही थी। पहला रास्ता सही चुना गया। मैंने आंखें बंद की, फिर खोली, लेकिन शब्द अब भी वही थे। मैंने मन ही मन कहा, रघुवीर तू पागल हो रहा है। मैंने बैटरी का मेन स्विच बंद किया। पूरे ट्रक की बिजली कट गई। डैशबोर्ड अंधेरे में डूब गया। मैंने 5 मिनट इंतजार किया, फिर बिजली चालू की। सारी लाइटें सामान्य थी, लेकिन ऑडोमीटर के नीचे फिर वही लिखा था, समय बर्बाद मत करो। इस बार मेरी रीढ़ में पहली बार ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि ये कोई खराब मशीन नहीं थी, ये मेरे हर काम को देख रही थी। मैंने ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ाया। पुराना बाईपास वैसा ही था जैसा लोग बताते थे। टूटी हुई सड़क, जगह जगह गड्ढे, दोनों तरफ सूखे पेड़, और 10-10 मिनट तक एक भी गाड़ी दिखाई नहीं देती थी। करीब 20 मिनट बाद मुझे दूर एक पीली रोशनी दिखाई दी, एक छोटा सा ढाबा। मैंने सोचा थोड़ी देर रुककर किसी से पूछता हूँ, शायद यहाँ नेटवर्क भी मिल जाए। मैंने ट्रक ढाबे के सामने रोक दिया। अजीब बात यह थी, पूरा ढाबा खुला हुआ था। चूल्हे पर चाय छड़ी थी, चारपाइयां बिछी थी, लेकिन वहां कोई आदमी नहीं था। मैंने आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं। मैं अंदर गया। केतली उबल रही थी, चाय ताजा थी, जैसे अभी किसी ने गैस पर रखी हो, लेकिन पूरा ढाबा खाली था। उसी समय मेरे ट्रक का हॉर्न अपने आप एक बार बजा, पाम। मैं भागकर बाहर आया। ट्रक वहीं खड़ा था, कोई नहीं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन ड्राइवर साइड का दरवाजा जो मैं बंद करके गया था अब खुला हुआ था। मैं धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ा, केबिन के अंदर बैठा और मेरा दिल जैसे रुक गया। डैशबोर्ड पर इस बार सिर्फ शब्द नहीं थे, एक समय लिखा था 333। उसके नीचे सिर्फ एक लाइन, 3 मिनट के अंदर यहां से निकल जाओ। मैंने घड़ी देखी, वक्त था 3:30। मेरे दिमाग में 1000 सवाल थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए ट्रक स्टार्ट कर दिया। मैंने ढाबे की तरफ आखिरी बार देखा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मैं आगे बढ़ गया। सिर्फ 2 किलोमीटर चला होऊंगा कि पीछे से इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरा ट्रक हिल गया। मैंने शीशे में देखा, जहां अभी अभी वह ढाबा था, वहां धूल का एक विशाल गुब्बार उठ रहा था। मैंने ट्रक रोका, नीचे उतरा, दूर से देखा, पूरा ढाबा जमीन में धंस चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके नीचे की पूरी मिट्टी अचानक बैठ गई हो। अगर मैं 3 मिनट और रुक जाता तो मैं भी उसी मलबे के नीचे दब चुका होता। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। मेरे हाथ कांप रहे थे। अब मैं पहली बार उस स्क्रीन से डरने लगा था, क्योंकि वह सिर्फ मौतें नहीं गिन रही थी, उसे भविष्य पता था। मैं वापस ट्रक में बैठा, इंजन चालू किया और धीरे से बोला, तू है कौन? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर ऑडोमीटर के नीचे एक नया वाक्य उभरा, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अगली लाइन पढ़ते ही मेरे शरीर का खून जैसे जम गया। लेकिन
मैं तुम्हारे पिता को जानता था। मैंने तुरंत ब्रेक मार दिया। मेरे पिता भी ट्रक ड्राइवर थे और उनकी मौत आज से लगभग 20 साल पहले एक रहस्यमयी सड़क हादसे में हुई थी। उस हादसे की सच्चाई आज तक हमारे परिवार को कभी नहीं पता चली। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, बाबूजी। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर अपनी आंखें मल ली, लेकिन वहां अब भी वही लिखा था, मैं तुम्हारे पिता को जानता था। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग से हट गए। मेरे पिता महावीर चौहान करीब 20 साल तक ट्रक चलाते रहे थे। साल 2003 में एक रात उनका ट्रक सड़क से नीचे खाई में गिर गया था। पुलिस ने उसे सामान्य दुर्घटना बताया, लेकिन माँ हमेशा कहती थी, तेरे पिता मरने से पहले कई दिनों तक कहते थे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। मैंने कभी उन बातों पर विश्वास नहीं किया आज तक। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अगर तू उन्हें जानता था तो तू है कौन? कुछ सेकंड तक स्क्रीन खाली रही, फिर धीरे धीरे अक्षर बनने लगे। मैं कोई आदमी नहीं हूं। मेरी सांस रुक गई। अगली लाइन आई, मैं एक हिसाब हूं। मैं समझ नहीं पाया, कैसा हिसाब? इस बार जवाब आने में थोड़ा समय लगा। जिसे पूरा होना है, इतना लिखते ही स्क्रीन फिर सामान्य हो गई। मैंने ट्रक फिर आगे बढ़ा दिया। अब डर से ज्यादा मेरे अंदर जिज्ञासा थी। अगर ये कोई शक्ति थी तो इसने मुझे अब तक 2 बार बचाया था। पहले बस वाले हादसे से, फिर ढाबे के नीचे धंसती जमीन से। लेकिन मेरे पिता का इससे क्या संबंध था? यही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। करीब आधे घंटे बाद सामने एक पुराना पेट्रोल पंप दिखाई दिया। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने ट्रक में डीजल भरवाया, भुगतान किया। जाते जाते उस बूढ़े की नजर मेरे ट्रक के डैशबोर्ड पर पड़ी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। ये ट्रक तूने कब खरीदा? मैंने कहा, करीब 5 साल पहले। वो बोला, किससे? एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से। उसने बिना कुछ कहे मुझे ऑफिस के अंदर बुलाया। पुरानी अलमारी खोली, उसमें से एक धूल भरी रजिस्टर निकाली। उसने कई पन्ने पलटे, फिर एक नाम पर उंगली रख दी, MH12X4581। मैं चौंक गया। ये मेरे ट्रक का पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर था। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? वह धीरे से बोला, क्योंकि ये ट्रक पहली बार तेरे पास नहीं आया है। मेरी धड़कन तेज हो गई। मतलब? बूढ़े ने गहरी सांस ली। पिछले 20 साल में ये ट्रक 7 अलग अलग ड्राइवर चला चुके हैं। मैंने कहा, तो? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, और 7 ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कैसे मरे? बूढ़े ने जवाब दिया, हर किसी की मौत अलग थी। लेकिन वह रुक गया। लेकिन क्या? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मरने से पहले हर ड्राइवर एक ही बात कहता था। मैंने जल्दी से पूछा, क्या? बूढ़ा मेरी तरफ झुका और फुसफुसाया, मीटर अब मुझसे बात करता है। मेरे हाथ से चाय का गिलास नीचे गिर गया। कांच टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। मैंने उससे पूछा, क्या उनमें महावीर चौहान भी थे? उसने बिना एक पल गंवाए सिर हिला दिया। हाँ, तुम्हारे पिता 7वां नहीं 6ठा ड्राइवर थे। मैं जैसे पत्थर का हो गया। अगर बाबूजी 6ठे थे तो 7वां कौन था? और अगर 7 मर चुके थे तो मैं कौन था? उसी समय बाहर खड़े मेरे ट्रक का हॉर्न अपने आप 3 बार बजा। पा पा पा। मैं और बूढ़ा दोनों बाहर भागे। पूरा पेट्रोल पंप खाली था। कोई ट्रक के पास नहीं था। लेकिन डैशबोर्ड पर एक नई लाइन चमक रही थी। उन्होंने झूठ बोला। मैंने घबराकर बूढ़े की तरफ देखा। स्क्रीन पर अगली लाइन उभरी, 7वां ड्राइवर अभी जिंदा है। और उसके ठीक नीचे धीरे धीरे एक नाम उभरने लगा। मैंने सांस रोक ली, क्योंकि वह नाम मेरा नहीं था। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। 7वां ड्राइवर अभी जिंदा है। उसके नीचे धीरे धीरे एक नाम उभरने लगा, सुरेंद्र। बस इतना ही। न सरनेम, न कोई और जानकारी। मैंने बूढ़े से पूछा, आप किसी सुरेंद्र को जानते हैं? उसने कुछ पल सोचा, फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अगर वही सुरेंद्र है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, तो बेटा तू बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैंने तुरंत पूछा, कौन है वो? बूढ़ा मुझे अपने ऑफिस के पीछे बने छोटे से कमरे में ले गया। दीवार पर पुराने अखबारों की कतरने लगी थी। उसने एक पीला पड़ चुका अखबार उतारा। उस पर हेडलाइन थी, ट्रक ड्राइवर ने हाईवे पर ट्रक छोड़कर खुद को लापता घोषित किया। नीचे फोटो थी, करीब 55 साल का आदमी, मोटी मूंछें, सिर पर सफेद गमछा, नाम सुरेंद्र पाल। मैंने पूछा, मिला नहीं कभी? बूढ़े ने सिर हिलाया। ना लाश मिली, ना आदमी। बस उसका ट्रक सड़क किनारे मिला था और उसके डैशबोर्ड पर वो अचानक चुप हो गया। क्या था? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा,
डैशबोर्ड पर किसी ने उंगली से धूल में लिखा था, मैं हिसाब पूरा करने जा रहा हूँ। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। यही शब्द अभी कुछ देर पहले मेरे ट्रक ने भी लिखे थे। मैंने बिना कुछ कहे ट्रक स्टार्ट किया। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, सुरेंद्र को ढूंढना होगा। अगर वो जिंदा है तो शायद उसे इस रहस्य का जवाब पता हो। सुबह होने लगी थी, आसमान हल्का नीला हो रहा था। मैंने सोचा अब तक जो कुछ हुआ शायद दिन निकलते ही सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीब 6 बजे डैशबोर्ड पर फिर बीप हुई। इस बार न कोई नंबर बदला, न कोई चेतावनी आई, सिर्फ एक लोकेशन NH52, मील का पत्थर 309, और नीचे लिखा था, उसे ढूंढो। मैंने नक्शा देखा। वो जगह मेरे रास्ते से लगभग 70 किलोमीटर दूर थी। माल समय पर पहुंचाना जरूरी था। अगर मैं रास्ता बदलता तो कंपनी भारी जुर्माना काटती। मैंने फैसला किया, पहले डिलीवरी, बाकी बाद में। मैंने स्टीयरिंग सीधा रखा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मैं उस मोड़ से आगे निकल गया। तभी पूरे ट्रक में एक अजीब कंपन होने लगी, जैसे इंजन अंदर से कांप रहा हो। लेकिन इंजन की आवाज बिल्कुल सामान्य थी। अचानक डैशबोर्ड की सारी लाइटें बंद हो गईं। सिर्फ एक लाइन जल रही थी। गलत फैसला। मेरे माथे पर पसीना आ गया। अगले ही पल स्टीयरिंग अपने आप बाईं तरफ घूमने लगा। मैंने पूरी ताकत लगा दी, दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़ लिया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरी ताकत मुझसे ज्यादा जोर लगा रही हो। ट्रक धीरे धीरे लेन छोड़ने लगा। सामने से तेज रफ्तार कंटेनर आ रहा था। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग सीधा किया। किसी तरह टक्कर बच गई। मैंने तुरंत ट्रक सड़क किनारे रोक दिया। मेरी सांसें तेज चल रही थी। मैं पहली बार समझ गया, ये कोई सलाह नहीं दे रहा था, ये मुझे मजबूर कर रहा था। मैंने इंजन बंद किया। 5 मिनट तक कुछ नहीं बोला। फिर धीरे से कहा, ठीक है, मैं चलूंगा वहां। जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले, डैशबोर्ड फिर सामान्य हो गया। इंजन का कंपन बंद, सारी लाइटें वापस, और स्क्रीन पर बस एक लाइन, अब तुम समझने लगे हो। मैंने उसी समय ट्रक घुमाया। NH52, मील का पत्थर 309, और सुरेंद्र पाल। मुझे नहीं पता था इन तीनों का आपस में क्या रिश्ता है, लेकिन मुझे इतना जरूर महसूस होने लगा था कि मैं कोई ट्रिप पूरी नहीं कर रहा था। मुझे किसी अधूरे सफर पर भेजा गया था। मैंने ट्रक मोड़ा, और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी मर्जी से नहीं, किसी और की मर्जी से गाड़ी चला रहा हूं। NH52, मील का पत्थर 309, लगभग 2 घंटे दूर था। सूरज निकल चुका था। दिन की रोशनी में रात वाली सारी बातें झूठ लगनी चाहिए थी, लेकिन डैशबोर्ड अब भी कभी कभी हल्की सी चमक उठता था, जैसे उसे पता हो मैं सही रास्ते पर हूं। करीब 9 बजे मैं उस जगह पहुंचा। सड़क के किनारे एक टूटा हुआ माइलस्टोन पड़ा था। उस पर मुश्किल से 309 लिखा दिखाई दे रहा था। आसपास कुछ भी नहीं था, न ढाबा, न पेट्रोल पंप, न कोई बस्ती। सिर्फ एक पुराना बरगद का पेड़, और उसके नीचे पत्थरों से बना एक छोटा सा चबूतरा। मैं ट्रक से उतरा, चारों तरफ देखा, कोई नहीं। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि डैशबोर्ड से फिर वही बीप सुनाई दी। मैं दौड़कर ट्रक में पहुंचा। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, पेड़ के पीछे देखो। मेरे कदम अपने आप बरगद की तरफ बढ़ने लगे। पेड़ के पीछे झाड़ियां उगी थीं। मैंने उन्हें हटाया तो नीचे जाने वाली पुरानी पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कभी वहां कोई कुआं या तहखाना रहा हो। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और नीचे उतरने लगा। 10, 12, 15 सीढ़ियां नीचे पहुंचकर मैं ठिठक गया। वहां जमीन पर जंग लगा एक पुराना ट्रक का दरवाजा पड़ा था। उस पर धूल के बीच एक नाम साफ लिखा था, सुरेंद्र पाल। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, यानी वो सचमुच यहां आया था। दरवाजे के पास एक लोहे का छोटा सा डिब्बा रखा था। मैंने उसे खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। पहला पन्ना खोला। ऊपर लिखा था, अगर ये डायरी किसी ड्राइवर के हाथ लगे तो समझ लेना अब अगली बारी तुम्हारी है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम सुरेंद्र पाल है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मीटर ने तुम्हें भी चुन लिया है। मैंने घबराकर अगला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, अगर तुम सोच रहे हो कि ट्रक शापित है तो तुम गलत हो, शाप ट्रक में नहीं है। मैंने जल्दी से अगली लाइन पढ़ी, अद शाप ड्राइवर में आ जाता है। मेरी सांस जैसे रुक गई। उसके नीचे लाल स्याही से एक वाक्य लिखा था, जिस दिन मीटर तुमसे बात करना शुरू करता है उसी दिन से तुम उसके अगले मालिक नहीं, उसके अगले कैदी बन जाते हो। मेरे हाथों से डायरी लगभग छूट गई। इतने में ऊपर सड़क से किसी ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया। मैं भागकर सीढ़ियां चढ़ा। ऊपर पहुंचा तो मेरी अपनी गाड़ी वहीं खड़ी थी।
लेकिन ड्राइवर सीट पर कोई बैठा हुआ था। मैं लगभग 50 मीटर दूर था। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ इतना दिखा कि उसने सफेद कमीज पहन रखी थी और वह धीरे धीरे मेरे डैशबोर्ड पर उंगली से कुछ लिख रहा था। मैं पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा। अरे कौन है? मेरी आवाज सुनते ही वह आदमी बिना दरवाजा खोले जैसे धुएं की तरह गायब हो गया। मैं हांफता हुआ केबिन में चढ़ा। डैशबोर्ड पर धूल की हल्की परत में उंगली से सिर्फ एक शब्द लिखा था, देयर। मैंने तुरंत स्क्रीन की तरफ देखा। इस बार पहली बार न कोई संख्या थी न कोई आदेश, सिर्फ एक वाक्य जिसने मेरी रूह तक जमा दी। सुरेंद्र तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा। कुछ सेकंड बाद दूसरी लाइन उभरी, वो तुमसे भाग रहा है। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। सुरेंद्र तुमसे भाग रहा है, ये बात मेरे दिमाग में बैठ ही नहीं रही थी। अब वो जिंदा है तो 20 साल से कहां है और किससे भाग रहा है? मुझसे या उस मीटर से? मैंने डायरी उठाई और जल्दी जल्दी उसके बाकी पन्ने पलटने लगा। ज्यादातर पन्ने फटे हुए थे, कुछ पर पानी गिरा हुआ था, लेकिन आखिरी के पास एक पन्ना सही सलामत था। उस पर सिर्फ एक नक्शा बना था, न कोई नाम न कोई पता, बस एक पहाड़ी, उसके नीचे एक पुरानी सुरंग और सुरंग के बाहर एक ट्रक का निशान। नीचे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, वहीं मिलूंगा। मैंने डायरी सीट पर रखी और इंजन स्टार्ट कर दिया। पहली बार डैशबोर्ड बिल्कुल शांत था, न कोई बीप न कोई संदेश, जैसे अब फैसला मुझे खुद लेना था। करीब 1.5 घंटे बाद मैं उस पहाड़ी इलाके में पहुंचा। वहां अब सड़क भी पूरी नहीं थी, पत्थर, कीचड़ और जगह जगह टूटी हुई मिट्टी। मुझे ट्रक नीचे छोड़ना पड़ा। आगे मैं पैदल चलने लगा। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद मुझे वही सुरंग दिखाई दी जो नक्शे में बनी थी। लेकिन सबसे अजीब बात, सुरंग के बाहर एक पुराना धूल से ढका ट्रक खड़ा था। उसकी नंबर प्लेट गायब थी, लेकिन विंडशील्ड पर उंगली से लिखा था, रघुवीर, देर कर दी। मेरा गला सूख गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। तभी सुरंग के अंदर से किसी के खांसने की आवाज आई। एक बार, फिर दूसरी बार। मैंने टॉर्च जलाई, धीरे धीरे अंदर गया। करीब 50 कदम बाद अंधेरे में एक लालटेन जल रही थी। उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, फटा हुआ कंबल और आंखों में ऐसी थकान जैसे कई सालों से सोया ही न हो। उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा, आ ही गया तू। मैं वहीं रुक गया। आप सुरेंद्र हैं? उसने धीरे से सिर उठाया। हल्की मुस्कान आई। हाँ, और तू महावीर का बेटा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उनसे कभी अपना नाम नहीं बताया था। उन्होंने मुझे पहचान कैसे लिया? मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले सुरेंद्र ने एक ऐसी बात कही जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। उन्होंने कहा, तेरे पिता एक्सीडेंट में नहीं मरे थे। मैंने घबराकर पूछा, तो फिर? सुरेंद्र ने गहरी सांस ली, लालटेन की लौ कांपी और उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी जान देकर मुझे जिंदा बचाया था। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिस कहानी को मैं अपनी आपबीती समझ रहा था, उसकी शुरुआत मेरे पैदा होने से भी पहले हो चुकी थी। मैं कुछ सेकंड तक सुरेंद्र को देखता रह गया। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुझे आज भी लगता है कि तेरे पिता की मौत एक सड़क हादसा थी? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। नहीं रघुवीर, वो हादसा नहीं था, वो एक चुनाव था। मेरे अंदर गुस्सा भर गया। आप कहना क्या चाहते हैं? सुरेंद्र उठे, सुरंग के एक कोने में गए और वहां रखी एक लोहे की पुरानी पेटी मेरे सामने खिसका दी। उस पर जंग लगी हुई थी, ताला पहले ही टूटा हुआ था। उन्होंने कहा, खोल इसे। मैंने पेटी खोली। अंदर कुछ पुराने कागज, एक कलाई घड़ी और एक चमड़े का बटुआ रखा था। मैंने बटुआ उठाया, खोला। उसके अंदर मेरे पिता की फोटो थी। मेरी आंखें भर आईं। ये वही फोटो थी जो हमारे घर में आज भी लगी है। पीछे उनकी लिखावट में सिर्फ एक लाइन थी, अगर ये रघुवीर तक पहुंचे तो उसे सच बता देना। मेरे हाथ कांपने लगे। ये आपके पास कैसे आया? सुरेंद्र कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि ये मुझे देकर ही तेरे पिता गए थे। मैंने गुस्से में पूछा, अगर आपको सब पता था तो 20 साल तक सामने क्यों नहीं आए? सुरेंद्र ने पहली बार मेरी तरफ सीधे देखा। उनकी आंखों में डर था। वो बोले, क्योंकि मैं छिपा नहीं था, मुझे छिपाया गया था। मैं कुछ समझ नहीं पाया। किसने? उन्होंने मेरी तरफ इशारा नहीं किया। उन्होंने सुरंग के बाहर खड़े मेरे ट्रक की तरफ देखा। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। सुरेंद्र धीरे धीरे बोले, रघुवीर, तू अभी भी सबसे बड़ी गलती कर रहा है। कौन सी? तू सोच रहा है कि ये सब तेरे ट्रक की वजह से हो रहा है। मैंने कहा, तो क्या नहीं हो रहा? उन्होंने बहुत धीरे कहा,
नहीं, ये सब ड्राइवर की वजह से होता है। मैं चुप हो गया। उन्होंने आगे कहा, ट्रक बदलते रहे, नंबर बदलते रहे, कंपनियां बदलती रहीं, लेकिन जिस आदमी को वो चुनता है उसके साथ ये सफर शुरू हो जाता है। मैंने पूछा, वो कौन है? सुरेंद्र ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने लालटेन उठाई और सुरंग के और अंदर चलने लगे। मैं उनके पीछे पीछे गया। करीब 100 कदम बाद सुरंग अचानक बहुत चौड़ी हो गई। बीच में लोहे का एक विशाल दरवाजा था। उस पर सैकड़ों नाम खुदे हुए थे, कुछ पुराने, कुछ बिल्कुल नए। सुरेंद्र ने लालटेन ऊपर उठाई। मैं नाम पढ़ने लगा। रामलाल, किशन, बलदेव, अशोक, महावीर चौहान। मेरी सांस रुक गई। मेरे पिता का नाम उस दरवाजे पर खुदा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से उसे छुआ और तभी मुझे उसके ठीक नीचे एक और नाम दिखाई दिया, रघुवीर चौहान। मैं पीछे हट गया। ये मेरा नाम यहां कैसे? सुरेंद्र ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि जिस दिन मीटर ने तुझसे पहली बार बात की थी उसी दिन ये नाम यहां खुद गया था। मैंने गुस्से में कहा, ये सब कौन कर रहा है? क्या है ये दरवाजा? कौन लिखता है ये नाम? सुरेंद्र ने पहली बार डरते हुए पीछे देखा, जैसे उन्हें किसी के सुन लेने का डर हो। फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, ये दरवाजा किसी जगह का नहीं है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। उन्होंने आगे कहा, ये एक इंतजार है। जो ड्राइवर अपना हिसाब पूरा नहीं कर पाते उनके नाम यहीं दर्ज हो जाते हैं, और जब आखिरी नाम भर जाएगा। मैंने पूछा, तो क्या होगा? सुरेंद्र की आवाज कांप गई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, फिर सड़कें कभी खाली नहीं रहेंगी। उसी पल सुरंग के बाहर मेरे ट्रक का हॉर्न अपने आप लगातार बजने लगा, पा पा पा। लेकिन इस बार उस हॉर्न की आवाज अकेली नहीं थी। उसके साथ ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों ट्रकों के हॉर्न एक साथ उसी सुर में बज रहे हों। मैं और सुरेंद्र दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सुरेंद्र के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, वो यहां तक पहुंच गया। सुरंग में सैकड़ों हॉर्नों की आवाज गूंज रही थी। मैंने जिंदगी में कभी इतनी डरावनी आवाज नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अलग अलग समय के अलग अलग ट्रक एक साथ एक ही जगह पर खड़े हों। सुरेंद्र ने मेरा हाथ पकड़ा, चल जल्दी। मैंने पूछा, क्या हो रहा है? उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो लगभग दौड़ते हुए मुझे सुरंग के और अंदर ले गए। करीब 200 मीटर बाद सुरंग अचानक खत्म हो गई। सामने एक गोल कमरा था। उस कमरे की दीवारों पर सैकड़ों पुरानी नंबर प्लेटें टंगी थीं। कुछ पर 1980 लिखा था, कुछ पर 1994, कुछ बिल्कुल नई थी। मैंने पूछा, ये सब क्या है? सुरेंद्र ने कहा, हर नंबर प्लेट एक ऐसे ट्रक की है जिसका ड्राइवर वापस नहीं लौटा। मैंने ध्यान से देखा। अचानक मेरी नजर एक नंबर प्लेट पर जाकर रुक गई। वो नंबर मैं कभी भूल ही नहीं सकता था, RJ-14G2217। मैंने कांपती आवाज में कहा, ये तो बाबूजी के ट्रक का नंबर है। सुरेंद्र ने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ, मैंने ही उतार कर यहां टांगा था। मेरी आंखें भर आईं। मैंने गुस्से में उनका कॉलर पकड़ लिया। सच सच बताओ, मेरे पिता के साथ क्या हुआ था? सुरेंद्र ने मेरा हाथ हटाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उस रात हम दोनों साथ चल रहे थे, तेरे पिता आगे, मैं पीछे। रात के लगभग 2 बजे हमने भी यही हॉर्न सुने थे, और पहली बार एक आवाज ने हमारे ट्रकों के रेडियो पर हम दोनों का नाम लेकर पुकारा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर क्या हुआ? सुरेंद्र ने भारी आवाज में कहा, तेरे पिता ने मुझसे कहा था, अगर मैं रुक जाऊं तो तू पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैं ट्रक रोककर नीचे उतर गया और मैंने पहली बार उसे देखा। मैंने धीरे से पूछा, किसे? सुरेंद्र के होंठ कांपने लगे। वो कोई आदमी नहीं था, कोई भूत भी नहीं। वो सड़क जैसा दिखता था। मैं समझ नहीं पाया। मतलब? उन्होंने कांपती आवाज में कहा, रघुवीर। उसका कोई शरीर नहीं था। जहां वो चलता था वहीं नई सड़क बन जाती थी और पुरानी सड़क गायब हो जाती थी। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। ये किसी भी भूत की कहानी जैसी नहीं थी। सुरेंद्र ने आगे कहा, तेरे पिता उसे रोकने चले गए। उन्होंने मुझे भागने को कहा। मैं भाग गया और मैंने पीछे मुड़कर देख लिया। उसके बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रहा। मैंने पूछा, फिर बाबूजी? सुरेंद्र ने आंखें बंद कर ली। जब मैं वापस पहुंचा, वहां न ट्रक था न तेरे पिता, बस सड़क पर उनकी घड़ी पड़ी थी। उन्होंने वही घड़ी मेरे हाथ में रख दी, वही घड़ी जो मैंने पेटी में देखी थी। मैं उसे पकड़कर कुछ पल चुप बैठा रहा। उसी समय मेरे ट्रक का इंजन बिना चाबी लगाए अपने आप स्टार्ट हो गया।
पूरी सुरंग इंजन की गूंज से भर गई। हम दोनों बाहर भागे। मेरा ट्रक धीरे धीरे अपने आप चलने लगा। ड्राइवर सीट खाली थी, स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था और डैशबोर्ड पर इस बार कोई संदेश नहीं था, सिर्फ एक नक्शा। उस नक्शे में ट्रक सीधे हमारी तरफ आ रहा था। सुरेंद्र चीख पड़े, वो तुझे लेने नहीं आया? मैंने घबरा कर पूछा। तो फिर? उन्होंने मेरी बांह कसकर पकड़ी और बोले, वो अपना ड्राइवर वापस लेने आया है। उस पल मेरे ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल उठी और उसकी रोशनी में मैंने पहली बार ड्राइवर सीट पर एक धुंधली परछाई बैठी देखी, जिसने धीरे धीरे अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। मैं वहीं जम गया, क्योंकि वो चेहरा मेरे पिता का था। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे सामने मेरे अपने ट्रक की ड्राइवर सीट पर जो चेहरा बैठा था वो मेरे पिता का था, महावीर चौहान, जिन्हें मैंने 20 साल पहले श्मशान तक जाते देखा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, बाबूजी। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, उस परछाई ने बहुत धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, दर्द था। ऐसा दर्द जो शायद 20 साल से खत्म नहीं हुआ था। मैं उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन सुरेंद्र ने मुझे जोर से पीछे खींच लिया। रुक! मैंने गुस्से में कहा, छोड़ो मुझे, वो मेरे पिता हैं। सुरेंद्र चिल्लाए, अगर वो तेरे पिता होते तो तुझे अपने पास बुलाते नहीं, दूर रहने को कहते। मैं उनकी बात समझ नहीं पाया। उसी समय डैशबोर्ड अपने आप चमक उठा। इस बार पहली बार कोई संख्या नहीं थी, कोई आदेश नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, क्या तुम सच जानना चाहते हो? उसके नीचे 2 शब्द चमके, हाँ, नहीं। मैं स्क्रीन को देखता रह गया। मैंने कुछ दबाया भी नहीं था, लेकिन अचानक हाँ अपने आप चमकने लगा। पूरा ट्रक जोर से कांपा और अगले ही पल मेरी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। मैं अब सुरंग में नहीं था, मैं उसी हाईवे पर खड़ा था। लेकिन साल 2003 था। मेरे सामने 2 ट्रक चल रहे थे, एक मेरे पिता का, दूसरा सुरेंद्र का। दोनों हंसते हुए वॉकी टॉकी पर बात कर रहे थे। मैं उनकी आवाजें सुन सकता था, लेकिन वो मुझे नहीं देख सकते थे। मैं समझ गया, मैं कोई सपना नहीं देख रहा, मैं अतीत देख रहा था। रात के ठीक 2:17 अचानक दोनों ट्रकों का रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक आवाज आई, न आदमी की न औरत की, बहुत भारी, बहुत पुरानी, जैसे सड़क खुद बोल रही हो। एक रुकेगा, एक बचेगा। मेरे पिता ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। उन्होंने सुरेंद्र से कहा, पीछे मत देखना। लेकिन इस बार मैंने सब अपनी आंखों से देखा। सड़क धीरे धीरे मुड़ने लगी। हाँ, पूरी सड़क, जैसे काली डामर की सड़क जिंदा हो। वो लहरों की तरह उठ रही थी और उसके बीच एक विशाल आकृति बनने लगी। न सिर, न हाथ, न पैर, सिर्फ चलती हुई सड़क। मैं डर के मारे चीख भी नहीं पाया। मेरे पिता ने अपना ट्रक सीधे उसकी तरफ मोड़ दिया। सुरेंद्र पीछे मुड़कर देख चुके थे, वो ट्रक से उतर भी चुके थे। अगर मेरे पिता बीच में नहीं आते तो उस रात मरने वाला आदमी सुरेंद्र था। मेरे पिता ने अपने ट्रक को उस सड़क जैसी आकृति के सामने खड़ा कर दिया और पहली बार मैंने अपने पिता को मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने धीरे से कहा, आज नहीं, आज किसी का बेटा अनाथ नहीं होगा। अगले ही पल इतनी तेज रोशनी हुई कि मेरी आंखें बंद हो गईं। जब मैंने आंखें खोलीं, मैं फिर उसी सुरंग में था। मेरे गाल आंसुओं से भीग चुके थे। मैं घुटनों के बल बैठ गया। अब मुझे सब समझ आ गया था। मेरे पिता भागे नहीं थे, उन्होंने किसी को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। सुरेंद्र चुपचाप खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, 20 साल से मैं उसी दिन का कर्ज लेकर जी रहा हूं, लेकिन अब वो कर्ज तुझे चुकाना होगा। मैंने उनकी तरफ देखा। मैं? उन्होंने सिर हिलाया, क्योंकि उन्होंने मेरी तरफ नहीं, मेरे ट्रक की तरफ देखा। मैंने भी मुड़कर देखा। डैशबोर्ड पर अब पहली बार वो संख्या जो लगातार कम हो रही थी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह सिर्फ एक नाम लिखा था, महावीर चौहान। कुछ सेकंड बाद वो नाम धीरे धीरे मिटा और उसकी जगह एक नया नाम उभर आया, रघुवीर चौहान। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। तभी स्क्रीन पर आखिरी पंक्ति उभरी, हिसाब अब तुम्हारे नाम है। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाइन चमक रही थी, हिसाब अब तुम्हारे नाम है। मैंने सुरेंद्र की तरफ देखा। अब क्या होगा? उन्होंने गहरी सांस ली। अब वही होगा जो 20 साल पहले होना चाहिए था। मैं कुछ समझ नहीं पाया। अचानक पूरी सुरंग कांपने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगी। बाहर सैकड़ों ट्रकों के हॉर्न एक साथ गूंजने लगे। सुरेंद्र ने मेरा हाथ पकड़कर कहा,
जल्दी बाहर चल। हम दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले। बाहर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां एक सड़क थी वहां अब दर्जनों सड़कें दिखाई दे रही थीं, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के बीच से निकलती हुई, जैसे अलग अलग सालों की सड़कें एक ही जगह आकर मिल गई हों। 1987, 1994, 2003, 2016, 2023। हर सड़क पर एक एक ट्रक खड़ा था और हर ट्रक के पास एक ड्राइवर, कुछ जवान, कुछ बूढ़े, कुछ घायल, कुछ बिल्कुल शांत। मैंने सुरेंद्र से पूछा, ये लोग कौन हैं? उन्होंने धीरे से कहा, ये वही हैं जो अपना सफर पूरा किए बिना चले गए। उसी समय मेरे सामने मेरे पिता दिखाई दिए। इस बार वो धुंधली परछाई नहीं थे, वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे मुझे बचपन में याद थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मैं दौड़कर उनके पास जाना चाहता था, लेकिन मेरे कदम आगे नहीं बढ़े। उन्होंने हाथ उठाकर मुझे वहीं रुकने का इशारा किया। फिर पहली बार उनकी आवाज सुनाई दी, रघुवीर, हर सफर मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता, कुछ सफर किसी और को मंजिल तक पहुंचाने के लिए होते हैं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वही भारी आवाज जो मैंने 2003 वाली रात सुनी थी फिर गूंजी, हिसाब पूरा करो। पूरी जमीन हिलने लगी। मेरे ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया। डैशबोर्ड पर इस बार आखिरी संदेश था, जिस रास्ते से डरते हो उसी रास्ते से मुक्ति है। मैंने पहली बार बिना कुछ पूछे स्टीयरिंग पकड़ लिया। सुरेंद्र ने मुझे रोका नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आज तू ड्राइवर नहीं है, आज तू अपने पिता का अधूरा सफर पूरा करेगा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। सामने वही चलती हुई सड़क धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। इस बार मैंने ब्रेक नहीं लगाया, मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया। पूरा ट्रक सीधे उस काली लहर की तरफ दौड़ पड़ा। टक्कर होने से ठीक पहले मेरे पिता मुस्कुराए और बोले, अब घर जा बेटा। अगले ही पल चारों तरफ सिर्फ सफेद रोशनी फैल गई। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने ट्रक में बैठा था। सुबह हो चुकी थी। सामने वही हाईवे था, सब कुछ सामान्य। मैंने सबसे पहले डैशबोर्ड की तरफ देखा। ओडोमीटर फिर से सामान्य किलोमीटर दिखा रहा था। न कोई संदेश, न कोई अजीब संख्या। मैं तुरंत उस बरगद के पेड़ की तरफ भागा, लेकिन वहां न कोई सुरंग थी, न कोई चबूतरा, न सुरेंद्र। सिर्फ एक पुराना माइलस्टोन था जिस पर धूल जमी हुई थी। मैंने आसपास के गांव में सुरेंद्र पाल के बारे में पूछा। एक बूढ़े आदमी ने कहा, सुरेंद्र पाल? अरे बेटा, उनकी तो साल 2003 में मौत हो गई थी। मैं सन्न रह गया। नहीं, मैं तो कल रात। वो मुस्कुराया, तुम पहले नहीं हो। कई लोग कहते हैं कि कभी कभी हाईवे पर एक बूढ़ा ट्रक ड्राइवर रास्ता दिखा देता है। आज उस घटना को 3 साल हो चुके हैं। मैं अब भी ट्रक चलाता हूं, लेकिन हर बार जब किसी नए ड्राइवर से मिलता हूं तो उससे सिर्फ एक बात कहता हूं, अगर किसी रात तुम्हारा ट्रक तुमसे बात करना शुरू कर दे तो उससे लड़ना मत। पहले ये समझने की कोशिश करना कि वो तुम्हें डराने नहीं, किसी अधूरे सफर को पूरा कराने आया है। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, हर सड़क सिर्फ मंजिल तक नहीं जाती, कुछ सड़कें इंसान को उसके सच तक भी ले जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर इस कहानी का कोई ऐसा हिस्सा था जिसने आपको सबसे ज्यादा डराया या सोचने पर मजबूर किया तो उसका जिक्र कमेंट में जरूर करें। और अगर आपके परिवार में या आपके किसी जानने वाले ट्रक ड्राइवर के साथ कभी कोई अजीब या रहस्यमयी घटना हुई हो तो उसे भी हमारे साथ साझा कीजिए। हो सकता है आपकी सच्ची घटना भूतकाल की अगली कहानी बन जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो अभी के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।